नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एक केस डिस्कस किया था हमने पिछले वीडियो में टिटैनी के ऊपर, और डिस्कस किया था कि कैसे हम जो क्या क्या ऐसी फाइंडिंग्स रहेंगी जिससे हमें समझ में आएगा कि हमें सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल्स को एस्टिमेट करना है। मेथड का नाम था ऑर्थोक्रिसोप्थेलिन कॉम्प्लेक्सॉन मेथड। वो सारी भी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हार्मोन्स की जहाँ जो कि सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा वाइवा क्वेश्चन भी होता है। एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सीरम कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज़ करवाते हैं या फिर डिक्रीज़ करवाते हैं, और क्या रिलेशन है कैल्शियम का विथ फॉस्फेट लेवल्स इन द सीरम। वो सारी बातें आज यहाँ पर डिस्कस होंगी। तो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ओके, रिमेंबर वन थिंग, रेगुलेशन ऑफ serum phosphate ion levels and serum calcium ion levels is closely related. So there are three hormones which regulate serum calcium and phosphate ion levels. उनका नाम क्या है? पहला है हमारे पास विटामिन डी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, देन इज कैल्सीटोनिन, एंड थर्ड वन इज पीटीएच। पीटीएच को हम बोलते हैं पैरा थायराइड हार्मोन। ओके, तो पहले अगर मैं बात करूं कि रोल ऑफ विटामिन डी क्या है, तो रोल ऑफ विटामिन डी, ऑलवेज रिमेंबर, ये जितने भी हार्मोन है, तीन हार्मोन है, ये तीन डिफरेंट साइट्स पर काम करेंगे, एक्ट करेंगे, और लेवल्स ऑफ सीरम कैल्शियम लेवल्स को ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो वो तीन साइट्स क्या होती हैं वो देखिए। पहली साइट होती है बोन्स के ऊपर, दूसरा है जीआईटी में, एंड थर्ड इज़ किडनी। इन तीन जगहों पर ये हार्मोन्स जो हैं वो अपना काम करते हैं और रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेंगे लेवल्स को, आयन के लेवल्स को। ऑलवेज रिमेंबर कि विटामिन डी जो है, इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है, ये हमेशा क्या करेगा, एक इसका जनरल जो इफेक्ट है वो ये है कि इट इंक्रीजेस बोथ द आयंस, चाहे वो कैल्शियम आयन हो चाहे वो फॉस्फेट आयन हो, दोनों ही आयन को ये इंक्रीज करता है सीरम के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बोन्स में क्या इसका फंक्शन होता है, विटामिन डी का क्या काम होता है। इनसाइड बोन्स क्या करेगा ये, इट इंक्रीजेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। अब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी मतलब क्या, ऑस्टियोक्लास्ट आर बोन सेल्स होती हैं ये। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन बोन रिजॉर्प्शन, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोन मिनरल्स है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ बोन। तो इससे क्या होगा, इससे होता है इंक्रीज्ड मोबिलाइजेशन of serum of calcium ions and phosphate ion, therefore it increases serum calcium ion level। also क्या करेगा ये, इंक्रीज करेगा सीरम फॉस्फेट आयन लेवल को। ऑलवेज रिमेंबर कि विटामिन डी जो है वो जितना अमाउंट में वो सीरम कैल्शियम को बढ़ाता है, उससे बहुत कम अमाउंट में सीरम फॉस्फेट आयन को बढ़ाता है। ओके, अगला है जीआईटी। जीआईटी पर इसका क्या रोल रहेगा, तो विटामिन डी जो है इट इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ कैलबाइंडिन प्रोटीन। नाउ रिमेंबर, कैलबाइंडिन प्रोटीन जब हम सुनते हैं तो कैलबाइंडिन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैलमॉड्यूलिन है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी एक प्रोटीन की, कैलमॉड्यूलिन प्रोटीन, जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट हुआ करता था। वो प्रोटीन क्या करता था, वो प्रोटीन जो है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करता था। लेकिन यहाँ पर कैलबाइंडिन प्रोटीन क्या करेगा, ये बेसिकली इट बाइंड्स टू कैल्शियम आयंस।
ओके, ये कैल्शियम आयन से बाइंड करेगा एंड देयरफॉर इंक्रीजेस कैल्शियम आयन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। तो ये जीआईटी से कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से जीआईटी में विटामिन डी का ये फंक्शनिंग होता है कि वो सिंथेसिस ऑफ कैल्वाइंटिन प्रोटीन को इंक्रीज करेगा एंड इट विल कॉज इंक्रीज इन सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स। फर्दर ये जीआईटी में क्या करता है, फॉस्फेट आयन को की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ावा देता है। फिर हम बात करते हैं किडनी की। तो किडनी में क्या काम रहेगा, किडनी में विटामिन डी क्या करता है, इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन of calcium ion from DCT and also increases the reabsorption of phosphate ions। लेकिन जो उसका अमाउंट होता है ना वो बहुत ही कम होता है। विटामिन डी जो है फॉस्फेट आयन को बहुत कम मात्रा में रीअब्जॉर्ब करेगा या फिर एब्जॉर्ब करता है व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ कैल्शियम आयन लेवल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए। दूसरा जो हमारा हार्मोन जो है वो है पीटीएच। पीटीएच को रिमेंबर कि इसको हम और क्या बोलते हैं, एक तो हमने पैराथायरॉइड हार्मोन बोला, दूसरा हम बोलते हैं फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फॉस्फेट लेवल्स को क्या करता है, ये कम करता है। दैट मीन्स ट्रैशिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैशिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग। ओके, तो पीटीएच का रोल क्या है, इट इंक्रीजेज सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स बट एट द सेम टाइम इट डिक्रीजेस सीरम फॉस्फेट आयन लेवल्स। तो इसका दोनों आयन्स के ऊपर एक अपोजिट एक्शन होता है इसका। तो देखिए पीटीएच का एक्शन ऑन बोन्स कैसा रहेगा, देन जीआईटी और फिर किडनी। बोन्स में क्या करेगा ये, इट प्रमोट्स decalcification, that is increases bone resorption and therefore increases serum calcium ion levels को बढ़ाएगा। at the same time it will decrease and decreases serum phosphate ion levels। ओके, जीआईटी में क्या करेगा, जीआईटी में पीटीएच का जो एक्शन होता है वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक्शन होता है। अब वो एक्शन क्या है देखिए, इट डिटेक्ट्स डिक्रीज्ड सीरम फॉस्फेट आयन लेवल्स। ठीक है, जैसे ही उसने डिटेक्ट किया सीरम के अंदर फॉस्फेट आयन लेवल्स कम है, वो क्या करेगा, वो बेसिकली इट दस इंक्रीजेस विटामिन डी लेवल्स। ठीक है, विटामिन डी लेवल्स मतलब एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हार्मोन को ये बढ़ावा देगा। तो जब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, विटामिन डी का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो इट इनडायरेक्टली इंक्रीजेस सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स। ओके, तो इस तरह से सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स यहाँ पे बढ़ता है। फिर किडनी की बात करूँ मैं, तो किडनी में क्या होता है, PTH increases reabsorption of calcium ions and decreases calcium ion excretion in urine। एक तो वो ट्यूब्यूल से DCT के अंदर से, DCT में क्या करता है, वो कैल्शियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देगा, साथ ही वो क्या करेगा, यूरिन के अंदर कैल्शियम की एक्सक्रीशन को लोअर डाउन कर देगा। दैट मीन्स वो सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। दिस वाज द रोल ऑफ पीटीएच। अगला है हमारा क्या, कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज्ड फ्रॉम सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखिए, टू रिमेंबर द फंक्शन ऑफ कैल्सीटोनिन ऑन सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स एंड फॉस्फेट आयन लेवल्स। देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि कैल्सीटोनिन है ना, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम लोअरिंग इफेक्ट होता है। इसका एक कैल्शियम लोअरिंग इफेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, है ना, तो यहाँ पर भी कैल्सी है, यहाँ पर भी कैल्सी है, तो दे आर लाइक, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं।
तो कैल्सिटोनिन विल ऑलवेज क्या करेगा, वो कैल्शियम को हमेशा कम ही करेगा, हमेशा लोअर डाउन करेगा। तो कैल्शियम लोअरिंग इफेक्ट होता है कैल्सिटोनिन का। ओके, ना सिर्फ कैल्शियम को बट ऑल्सो ये क्या करता है, इट ऑल्सो डिक्रीजेस सीरम फॉस्फेट आयन लेवल्स को। तो ये दोनों ही आयंस को क्या करता है, लोअर डाउन करेगा। अब देखिए यहाँ पर बोन्स, GIT एंड हियर देयर इज किडनी। बोन्स में क्या काम करेगा, ये पता ही है कि डिक्रीज करना है इसको कैल्शियम लेवल्स को सीरम के अंदर। तो क्या करता है ये, इट डिक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन सेल्स। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जिससे क्या होता है कि इनहिबिट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम बोन सेल्स। तो अगर ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा तो सीरम के अंदर कैल्शियम आयन लोअर हो जाएगी। तो दैट मीन्स क्या हो गया इसका मतलब क्या किया इसने बाय डिक्रीजिंग द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, मतलब बोन रिजॉर्प्शन नहीं होने दे रहा है, इट डिक्रीजेस व्हाट, सीरम कैल्शियम आयन एंड सीरम फॉस्फेट आयन लेवल्स को डिक्रीज करेगा ये। ओके, GIT की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि इट इनहिबिट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस को जब डिक्रीज कर इनहिबिट कर देगा एब्जॉर्प्शन को, तो डेफिनेटली उसके सीरम लेवल्स कम हो जाएंगे। किडनी की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीजेस रीनल अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी। अब ये अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम कहाँ पर यूज़ होता है, क्या यूज़ है इसका, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए कि रीनल किडनी के अंदर जो ये एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इसने डिक्रीज़ किया, जिसके वजह से देर इज़ डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव विटामिन D एंड देयरफॉर डिक्रीजेस सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स। ओके, तो ये रोल हो गए 3 हार्मोन के, ये क्या हो गए, रोल हो गए। तो एक था हमारे पास क्या, देयर वाज अ विटामिन D जो कि क्या कर रहा था, दोनों ही आयंस को बढ़ा रहा था। दूसरा है हमारे पास PTH जो कि फॉस्फेट ट्रैशिंग हार्मोन होता है, इसका मतलब सीरम कैल्शियम को बढ़ाएगा लेकिन फॉस्फेट आयन को कम करेगा। और तीसरा हमारे पास क्या, कैल्सिटोनिन जो कि दोनों ही आयंस को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है सीरम के अंदर। नाउ अब देखिए इसके बाद कोई पूछेगा कि एग्जामिनर पूछेंगे, ऐसा भी पूछ सकता है वो कि हाइपर कैल्सेमिया कब कब होता है एंड हाइपो कैल्सेमिया के क्या कारण है ना। तो हाइपर कैल्सेमिया कब होगा, वेन एवर देर इज़ इंक्रीज्ड विटामिन D लेवल्स रहेंगी बॉडी में, तब हाइपर कैल्सेमिया होगा। देन वेन एवर देर इज़ इंक्रीज्ड PTH लेवल्स, तभी भी हाइपर कैल्सेमिया। डिक्रीज्ड कैल्सिटोनिन, ये तो आप बता ही सकते हैं। देन वेन एवर देर इज़ बोन ट्यूमर, और एक होता है पैगेट्स डिजीज़ में देर इज़ इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल्स। अब इसमें क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बॉडी का एक टेंडेंसी है कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, पुराने सेल्स जो है बोन के उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा, ब्रेक डाउन करवाएगा और फिर नए सेल्स का रीग्रोथ करवाता है। लेकिन पैगेट्स डिजीज़ में क्या होता है, हियर देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर बोन टिश्यू विथ न्यूअर, दैट मीन्स ओल्डर बोन टिश्यू एज इट इज़ रहेगा, साथ ही क्या होगा, उसके ऊपर नए लेयर्स जो है वो जमा होते जाएंगे। तो इससे हमारा जो बोन होता है वो क्या करता है, वो बिगर एंड सॉफ्टर हो जाता है। और इससे क्या होगा, इससे होता है ये कि इट इंक्रीजेज सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स को बढ़ा देता है ये। देर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर बोन टिश्यू विथ न्यूअर बोन टिश्यू। ओके, तो ये क्या होता है, इससे क्या हो गया, इससे सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ते हैं। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्टियोक्लास्टिक
एक्टिविटी। तो मोस्टली ये ओल्डर एज में होता है, ये जो फिनोमेना है पैकेट्स डिजीज़ वाला, ये ओल्डर एज में होता है। हाइपोकैल्सीमिया के क्या कारण होंगे? जस्ट उसका अपोजिट, डिक्रीज्ड पीटीएच, डिक्रीज्ड विटामिन डी, इंक्रीज्ड कैल्सीटोनिन, ओके, माल एब्जॉर्प्शन और कुछ फाइटेट्स एंड ऑक्सैलेट्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इनहिबिट करते हैं और दे डिक्रीज द सीरम कैल्शियम आयन लेवल्स को, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन होने नहीं देते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से उनके लेवल्स हो जाते हैं कम। तो ये एक क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं क्या, पाथवे फॉर विटामिन डी एक्टिवेशन। देखिए हम पाथवे पढ़ लेते हैं कि हमारा जो विटामिन डी, मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि विटामिन डी को हमें एक्टिव बनाना पड़ता है, एक्टिव विटामिन डी। तो देखिए कैसे ये जो विटामिन डी है वो एक्टिव होगा हमारी बॉडी में। ये पाथवे एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ के जाइए। देखिए होता क्या है कि जो नॉर्मल जो हमारा डाइट है, सपोज़ डाइट में हमने क्या लिया, मिल्क, एग, बटर एक्सेट्रा एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, जो कि क्या दे रहा है हमें, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें डायरेक्टली विटामिन डी एक्टिव फॉर्म का नहीं मिल जाता है। इनसे हमें क्या मिलेगा, इनसे हमें 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल मिलता है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, हमारे स्किन में, ठीक है, स्किन में जाकर के स्टोर्ड रहेगा। अब जैसे ही 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या आई, इसके ऊपर जैसे ही आई आपकी यूवी लाइट फॉलो हुई इसके ऊपर। यूवी लाइट गिरने से क्या होता है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, विटामिन D3 में। इस विटामिन D3 को हम कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ओके। अब कोले कैल्सीफेरॉल का विटामिन D3 जो है, अब क्या करेगा, लीवर के अंदर एक होता है एंजाइम जिसका नाम है 25 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम जो है क्या करेगा, ये 25th पोजीशन पे, कोले कैल्सीफेरॉल के 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड कर देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल बनता है, ठीक है। देन इनसाइड किडनी, अब किडनी का रोल आया। किडनी के अंदर क्या हार्मोन था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम किडनी में है। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन ऑफ 25 हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल पर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करेगा। तो 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, कैल्सीट्रायोल। ट्रायोल क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये फर्स्ट पोजीशन पर, 25th पोजीशन पर, और एक ऑलरेडी था कोले कैल्सीफेरॉल में, तो कैल्सीट्रायोल कहा। नाउ दिस इज द एक्टिव विटामिन डी। तो जो फंक्शनेबल विटामिन डी होता है ना, वो कैल्सीट्रायोल ही होता है, जो कि एक्टिव विटामिन डी होता है। तो एक्टिव बनाने के लिए किडनी का रोल आता है और लिवर, इनकी फंक्शनिंग नॉर्मल होनी चाहिए, तभी ये इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड हमारा जो विटामिन डी है ना वो एक्टिव बन पाएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोन्स, कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या, वो कैसे जो है कैल्शियम लेवल्स को और फॉस्फेट लेवल्स को कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इतना ही है आज की वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, कि एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि डिफरेंस बिटवीन रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है। उसमें एक केस भी डिस्कस होगा एंड वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि कब आपको सीरम के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस लेवल्स को एस्टिमेट करना है, ना कि कैल्शियम लेवल्स को एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।